दोस्तों इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सारे टॉपिक्स कराने वाला हूं, जिसमें से हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए न्यू हो और कुछ ऐसे हो जो आपको हमेशा से डाउट रहता है, सच एज ASCII कोड क्या है, हम क्यों सी प्रोग्रामिंग में #stdio.h लिखते हैं, क्यों हम #include conio.h लिखते हैं, या क्यों हम clr या getch लिखते हैं। अगर इन्हें ना लगाया जाए तो क्या होगा, क्या है ASCII कोड, कैसे ये रिलेट करता है इन सारी चीजों से, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, मैं बहुत ही कम बोर्ड का यूज करता हूं, लेकिन जब भी आता हूं बड़ी वीडियो बना के डिटेल में समझाता हूं। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा, आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो बड़ी या बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा मोटिव होगा आपको एक एक चीज डिटेल में क्लैरिफाई कराना। नवंबर 8 चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड मार रहा हूं, और बिहार में इस टाइम पे अगर आप देखो तो यहां पे मेरा शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है मेरे भाई, इतना कि आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते बिना फैन के यहां पे। स्टिल मैं यहां पे बता रहा हूं, शुरुआत हम करेंगे यहां पे ASCII कोड से। और आप लोगों ने हमेशा से यह सुना होगा, एक कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि है 0 और 1। वो हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। तो ये क्या चीज है, इसका क्या फंडा है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहां पे ASCII कोड से। अब देखिए ASCII कोड की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी रह चुकी है, लेकिन मैं यहां पे आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, IT फील्ड के हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, यहां पे बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे जो स्पेलिंग है वो है आपका ASCII। अब ये आपके इंग्लिश के एसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग इसको ASCII पढ़ते हैं, कई लोग इसको स्काई कोड पढ़ते हैं, जो कि मैं भी कॉलेज के टाइम पे करता था, बट वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ASCII प्रीफर किया। कई लोग इसको ASCII कोड कहते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, मीनिंग सेम है, बस आपका फुल फॉर्म मैच करना चाहिए जो इसका रियल फुल फॉर्म है उसके जरिए। तो सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को समझते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसके डिटेल्स पे। आई नो आपको बोर्ड के ऊपर 3-4 व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे होंगे, बट उम्मीद करता हूं वो मैनेजेबल होगा, क्योंकि सामने से थोड़ा सा ना धूप आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है एक्चुअली। तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन, ये सी है, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मेरे भाई अगर मेरी हैंडराइटिंग किसी को ना समझ में आए तो सो सॉरी, मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो आप समझ लेना, और क्योंकि कैमरा भी थोड़ा दूर रहता है तो हो सकता है आपको छोटा दिखे। अब एक्चुअली ना इस फुल फॉर्म के अंदर ही बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। जब ये कोड नहीं आया था, कोड से मेरा मतलब है जब ये फॉर्म हमारे पास नहीं आया था ASCII, उससे पहले काफी सारी चीजें चला करती थी, कंट्री बाय कंट्री, मार्केट बाय मार्केट। वो क्या चीज थी, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, उसे मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 तीनों का मीनिंग सेम है, उसे सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आता है। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ के रखें, कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है, ठीक है। That's why पहले के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा टफ माना जाता था, बट नॉट आज के केस में। आपने देखा होगा मैंने आपको ऑलरेडी सी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी मैं पाइथन की 100 वीडियोस बना चुका हूं, और आने वाले टाइम पे जावा, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब क्यों टफ माना जाता था, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, जो कि है 0 और 1। आई डोंट नो इस मार्कर को क्या हो जाता है हमेशा, ये स्पेशली ब्लैक वाले को, 0 और 1। तो अगर आपको कुछ भी लिखना है ना तो आपको 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस को लिखने पड़ेंगे। जैसे कि बाइनरी में आपका 5 बनता है 101, तो 5 ना लिख करके आपको 101 लिखना पड़ता था। अब ये कैसा कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो ऐसे क्या किया अमेरिका ने, यानी कि USA ने क्या किया, अपना एक कोड जनरेट कर लिया। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको आगे बताता हूं। मान लीजिए ये कहता है कि भाई हम तो A को 100 मानेंगे। अब देखो यहां पे ध्यान ये देना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल वैल्यूज नहीं है, वो थोड़ी देर में बता रहा हूं। ये 0 और 1 या 1 या 0 के कॉम्बिनेशन ही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं। कंप्यूटर को यही समझ में आता था। उसके बाद आता है आपका बी को हम मान लेते हैं 101, उसके बाद सी मान लेते हैं इसको नॉट 200, 001, उसके बाद आता है आपका डी को मान लेते हैं 1011, ठीक है।
और ऐसे ही आप ई को इमेजिन कर लेते हैं, लेट अस से 1111। अब अमेरिका ने ऐसा कर लिया क्योंकि भैया कंप्यूटर को समझाना है, उसे कुछ सिखाना है, हमें उससे काम कराना है और उसकी भाषा में बोलेंगे तो ही वो कर सकता है। अब उसकी भाषा कुछ ऐसी थी, उसकी लैंग्वेज जो थी वो कुछ ऐसी थी। अब यहां पे इंडिया ने भी ऐसा ही कुछ कर लिया, अलग अलग कंट्री ने, बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कंट्री ने ऐसे अपने अपने कोड को निकाल लिया। ये कहते हैं कि भाई हम ए को ऐसा क्यों लिखें, हम तो अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मान लिया ए को 1111 एग्जाम्पल है ये वैल्यूज, और इन्होंने कह दिया कि बी को हम मानेंगे 1011, ये कहते हैं सी को हम मानेंगे 1100 और डी को हम मानेंगे 100 और ई को हम मानेंगे यहां पे 101। ऐसी कोई भी एक एग्जांपल वैल्यू, और ऐसे ही आप एक तीसरा कंट्री यहां पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें पंगे आने लगे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स में और क्रॉस कंट्रीज में। क्या कहना चाहता हूं मैं, अब मान लीजिए यहां पे एक आपको इंडिया ने कुछ यहां पे लिखा, मान के चलते हैं इंडिया को लिखना था ए बी और सी, ABCD, तो ये एक वर्ड है। आप एक सॉफ्टवेयर मान के चले, इसको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब ए के लिए आप ए तो लिख नहीं सकते, कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आता, उसे क्या समझ में आता है 1111, ये एग्जांपल वैल्यूज है, फिर से रिपीट कर दूं तो ए के लिए आपको इतना कुछ लिखना पड़ता, बी के लिए आपको 1011 लिखना पड़ता, सी के लिए आपको 1100 लिखना पड़ता, और डी के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ता 100, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम बना करके अगर ये यूएसए वाले को दे तो वो रन नहीं करेगा, कैपेटेबल के इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं रन करेगा, इनका कोड अलग है। अगर ये इनके ABCD को, उन्हें नहीं पता ना वो ABCD लिखा हुआ है, वो तो हम देख पा रहे हैं, बट उन्होंने ये भेजा होगा। अब अपना कोड यहां पे इन्होंने चेक किया कि भाई हमारे वाले में 1111 का क्या मीनिंग बनता है, तो कहता ई बनता है, तो क्या बन गया वो ई। उसके बाद इन्होंने देखा 1011, तो यहां पे देखा तो डी बन गया, ये आ गया आपका डी, और यहां पे आ गया आपका 1100 जो कि इनका नहीं है, मान लेते हैं इनका एफ था जिसकी वैल्यू थी 1100, तो यहां पे आ गया एफ और लास्ट में 100 में बनता है आपका बी। तो देख रहे हो मीनिंग कैसे चेंज हो गया, कंट्री चेंज होते ही, EDFB। तो ऐसे में क्या होगा, अब देखो ये इंडिया का लिखा हुआ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूएसए वाले पढ़ेंगे तो EDFB बन के आएगा। हाँ, मैंने इनके यहां पे रिफिल कर लिया है, सो EDFB बन करके आएगा, जो कि मीनिंग चेंज कर देगा, और ये बहुत ही खराब चीज हो गई। तो ये फॉर्मूला फेल हो गया कि भाई अपने अपने कोड बना के तुम लोग बैठे हो, ABCD कंप्यूटर को क्या कहना है, 1 2 3 4 क्या कहना है, अलग कंट्री अलग बना करके बैठी है। इंडिया का सॉफ्टवेयर, इंडिया का प्रोग्राम इंडिया में चलाना है, वेल एंड गुड। यूएसए की चीज यूएसए में चलानी है, वेल एंड गुड। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म्स या क्रॉस कंट्री पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। अब जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़े ये फॉर्मूले फेल होते जा रहे थे। अब ABCD तो सेम है ना, पूरी दुनिया में ABCD सेम है। अब आप Z को Z पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, A को A पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब कार को का पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। कंट्रीज के एसेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, बट अल्फाबेट्स तो सेम है ना एटलीस्ट, और नंबर्स भी सेम है 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्टार है, प्लस है, लिमिटेड है ना सारी चीजें। तो इसके लिए अमेरिका ने, यूएसए ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। अब मीटिंग में वो सारे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने अपने कोड बना रखे थे। यहां पे सबने अपने अपने कोड दिखाए, और जिसका कोड अच्छा लगा या सबको मिक्सअप करके उसे एक कोड जनरेट किया गया, और वो यूएसए का कोड था जो सबसे अच्छा था, ठीक है। उस कोड को जनरेट करके उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वो चीज थी। अब देखो यहां पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन का स्टैंडर्ड दिया हुआ एक कोड था, वो समझ में आया। लेकिन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या था कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंफॉर्मेशन चेंज करना हो तो इस कोड से आपका काम बन जाएगा। क्या था वो कोड? तो मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि 65 जो है हम कैपिटल A को मानेंगे और स्मॉल a को हम 97 मानेंगे। सबकी आपस में सहमति से यूएसए का कोड जो है अप्रूव करा लिया गया, ठीक है। तो ये कुछ माना गया आपका। अब इसका मतलब है जो आपका कैपिटल B है उसकी वैल्यू 66 बन जाएगी, जो C है उसकी वैल्यू 67 बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और आपका स्मॉल b जो रहेगा वो बन जाएगा आपका 98, और जो C रहेगा वो बन जाएगा आपका 99, एंड सो ऑन। ये आगे चलते रहेंगे। इनिशियली ये 8 बिट का था,
तो ये जो मैंने आपको ए के लिए 100 वगैरह बताया ना, फिलहाल आप उसको इग्नोर मारे। अब लेटेस्ट में ये 7 बिट्स का है। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं आपके? 128 कैरेक्टर्स है। 128 में आपका क्या क्या आता है? कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपका हो गया ये स्टार, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, ऐसा करके जो भी कुछ सिंबल्स है हमारे पास, वो चाहे डॉलर का साइन हो, चाहे ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, ऐसे करके 128 कैरेक्टर्स को इसके अंदर रखा गया। ये बढ़ भी सकते हैं या हो सकता है बढ़ चुके हो, बट इनिशियली जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है। लेटेस्ट में आपका देखने को मिलता है आपको 7 बिट्स एंड 128 कैरेक्टर्स। 1963 में इसको लेकर के आया गया था ये वाली चीज, 8 बिट वाली फॉर्मूले को, ठीक है। 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होती रही, लेकिन आज के टाइम पे ये बिल्कुल स्टेबल है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को ये आया होगा दिमाग में कि भाई अगर मशीन लैंग्वेज समझ में आती है तो पहले वाला जो आपने एग्जांपल्स वैल्यू दी है, भले ही वो रियल वैल्यूज नहीं थे, वो एग्जांपल वैल्यू थे, बट स्टिल 65 जो है वो मशीन लैंग्वेज तो है नहीं। ये जो आप 65 देख पा रहे हो, दिस इज नॉट मशीन लैंग्वेज, ये तो ह्यूमन का लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6 वाला। अब 65 ना तो 0 है ना 1 है, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये आए, तो इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, उससे पहले मैं इस मार्कर को थोड़ा सही कर लूं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि कैसे ये 65 वगैरह काम करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। और वैसे भी ये एग्जांपल वैल्यूज थी, रियल वैल्यू मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप चेक कर पा रहे हो ना, ये आपका 65 कैपिटल के लिए, स्मॉल के लिए आपका ये है, तो ये चीज है। ये खैर आपको स्काई टेबल आपको नेट पे मिल जाता है। तो अब ये जो 65 है, अगेन ये मार्कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको निकालना होता है इसका बाइनरी। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हो, बट बेटर है आप आईटी में हो तो आप इसको बाइनरी कहो, ठीक है। अब बेसिकली 0 और 1 समझ में आता है कंप्यूटर को। 0 और 1 तो कितने कैरेक्टर्स है? 2 कैरेक्टर है, तो आपको हमेशा इसको 2 से ही डिवाइड करना है। 65 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब अगर आप 32 को 2 बार ऐड करोगे तो 4 6 64 आया, बच कितना गया 65 में आने में? आपका बच गया रिमाइंडर 1। तो आपको यहां पे रिमाइंडर उसी वक्त साथ में लिख लेना है। यहां पे आएगा आपका अगेन 2, आप 2 से ही करोगे और कोई नंबर आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पे 2 1 जा 2 और जो इसका 1 पेंडिंग है क्योंकि ये 3 है, वो शिफ्ट हो गया इसमें। 2 6 जा 12, बेसिकली 16 16 32 आता है आपका, 16 16 जो 32 कहते हैं हम। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो ये आपका 0 रहेगा। अगेन 2 8 जा 16, रिमाइंडर आपका 0 है। 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका 0 है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका 0 है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0 है। इसको रीड कैसे हम करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। इस केस में भले आंसर सेम है 1 और 1, बट नीचे से ऊपर की तरफ हम जनरली इसको रीड करते हैं। क्या मतलब बना? आपने कहा कि भाई 65 है, 65 यानी कि जब आप ए लिखोगे तो कंप्यूटर उसको 65 समझेगा, इसका स्काई कोड, और उस 65 को वो क्या ट्रीट करेगा? फटाफट नीचे से ऊपर की तरफ। आपका बनेगा ये 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। आपका कुछ ऐसा आंसर आएगा। आई होप शायद कुछ एक मिस हो गया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 32 बचा 1, ओके। 2 16 जा रिमाइंडर 0, 2 8 जा रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 जा रिमाइंडर 0, 2 1 जा, ठीक है, चल जाएगा। तो ये कंप्यूटर को समझ में आएगा। जब आप ए लिखते हो कैपिटल वाला तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? 1 0 0 0 0 0 1, वो समझ जाएगा वो ए है, क्या है वो समझ जाएगा। लेकिन पहले के लैंग्वेज में जब कंप्यूटर स्काई कोड आने से पहले, इस ईयर से पहले, अगर आपको ए लिखना है तो एक्चुअली आपको ये लिखना पड़ता था। सी कितना डिफिकल्ट है ये चीज। आप ए के बदले ये लिखो। अगर आपको स्मॉल ए लिखना है तो 97 लिखो, 97 का बाइनरी निकालो, बाइनरी के नंबर आएंगे कुछ, आप वो लिखो। जस्ट इमेजिन अगर आपको प्रिंट लिखना पड़ जाए, या फिर जो आप सी में यूज करते हो PRINT, प्रिंट एफ। काश ये मार्कर मेरा चल रहा होता ब्लू वाला तो आपको अच्छे से समझ में आता। सी प्रिंट का P जो है उसका कोई एक वैल्यू होगा, उसका स्काई निकालोगे आप इतना बड़ा, R का, I का, N का, T का, F का। इमेजिन कर रहे हो इतनी बड़ी सी एक वैल्यू आ जाएगी। जस्ट इमेजिन
आपको वो लिखना पड़ता, और अगर किसी एक जीरो की जगह 1 लग जाए तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाए, वो कोई और कैरेक्टर बन जाएगा और पूरा मीनिंग बदल जाएगा और कंप्यूटर आपको काम करके नहीं देगा। दैट्स व्हाई बहुत डिफिकल्ट माना जाता था। ये लो लेवल लैंग्वेजेस थी, ये जो इस टाइप की चीजें होती है ना, ये लो लेवल लैंग्वेजेस थी। बट आज के टाइम पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस HLL पे काम करती है, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। वो क्या है, अपनी भाषा में लिखो, ये कंप्यूटर खुद करेगा। और आज के टाइम पे यही होता है, हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर printf लिखते हैं, नॉट कुछ ऐसा निकाल करके खतरनाक सा, नो। तो जस्ट इमेजिन अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करने होते, ये बनता आपका a प्लस बी। अब a का स्काई कोड आप निकालते ये वाला 97 का, अब 65 का इतना बड़ा आया तो 95 97 का तो और कैरेक्टर्स होंगे, बट हम चलो इसी वाले को इमेजिन कर लेते हैं। 1 0 0 0 0 0 1 प्लस का भी कुछ कोड होता, एज्यूम कर लेते हैं 1 1 1 0 1 1 1 कुछ ऐसा। बी का भी कुछ कोड होता, ये मान लेते हैं, और जो आंसर आता ना वो भी हमें कोड में देखने को मिलता, जिसको हमें हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता। समझ रहे हो इस चीज को, कितना डिफिकल्ट होता था जब ये कोड हमारे पास नहीं होता था। अब ये काम खराब कर देता था, तो इन्होंने अपने तो एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई सब लोग एक ही कोड यूज करेंगे, पूरी दुनिया में इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो क्यों ना सबके कोड्स जो है वो आपस में इंटरचेंज होने लगे। ठीक है, फिट कर दिया गया। अब इसका काम आसान कर दिया असेंबली लैंग्वेज ने। असेंबली लैंग्वेज जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, तो उसने कुछ चीजें यहां पे बदल दी। कहता यार तुम इतना क्यों लिख रहे हो, उसने ASCII कोड्स को थोड़ा बहुत यूज करना शुरू किया और उसके अंदर हमारी कुछ चीजें बदल गई। ये जो प्लस था हमारा, जिसके लिए हमें इतना कुछ लिखना पड़ रहा था, ये कहता ये क्यों करना, प्लस के लिए मैं तुम्हें यहां पे एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐड। सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है तो सब, डिवाइड करना है तो डिव। ठीक है, कहता ए ऐड नॉट ए। अब इसने क्या किया, कहता एबीसीडी मत लिखो, अगर तुम्हें दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है, ओके ठीक है, नंबर्स को आपस में ऐड करो। मान लेते हैं 5, पहले हमें क्या लिखना पड़ता, 5 + 7। जब ASCII कोड आया था या उससे पहले जब असेंबली नहीं थी, 5 का बाइनरी आप निकालते, 2 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 1 = 2, रिमाइंडर 0, दैट 7 है। स्टार्टिंग में 101 कहा था 5 की वैल्यू। कहता 101 क्यों लिखना है, पहले आपको 101 लिखना पड़ता, प्लस के लिए कुछ लिखना पड़ता, 7 के लिए कुछ लिखना पड़ता। कहता नहीं है भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कहता 5 लिखो, प्लस करने के लिए ऐड लिखो, और 7 के लिए 7 लिखो, तुम्हें आंसर मैं 12 दूंगा। इसने ये कहा। मार्केट में मिडिल लेवल लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज भी आई, उन्होंने काम बदल दिया पूरा। कहते इतना कुछ पंगे लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 5 + 7 = 12, तुम्हें हम दिखाएंगे। ठीक है, उसने हमारा काम आसान कर दिया। कहता 5 का 101 वो मैं बैक एंड में निकालूंगा, वो मैं खुद निकालूंगा। कंप्यूटर कहता प्लस की क्या वैल्यू होगी 101 में, वो मैं देख लूंगा। इक्वल टू की क्या वैल्यू होगी वो मैं देखूंगा। कंप्यूटर के लिए 12 आंसर नहीं होगा, हो सकता है उसके लिए कुछ ऐसा आंसर हो। देखिए 12 है, 2 6 = 12, रिमाइंडर 0, 2 3 = रिमाइंडर 0, 2 1 = रिमाइंडर 0, तो आपका आंसर आएगा 1000। ठीक है, 1000, 1000। कहता है ये 1000 मैं देख लूंगा, तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा और तुम्हें तुम्हारी भाषा में दोबारा से कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर ये आंसर दिखाऊंगा। यही है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये हाई लेवल हमारे लिए नहीं है। लोगों को लगता है यार बहुत मुश्किल है तो हमारे लिए हाई लेवल है। नो, एक्चुअली ये कंप्यूटर के लिए बहुत हाई लेवल लैंग्वेज बन गया। जब लो लेवल की चीजें चल रही थी तो हम उसको उसी की भाषा में चीजें बता रहे थे और वो इजीली काम कर रहा था और जल्दी कर रहा था। अब काम लेट हो रहा है, हालांकि हमें मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत फास्ट है रैम वगैरह के कारण। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज को इजी भाषा में समझाऊं तो कोई हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, हमें समझ में आता है, चल जाएगा। अगर वो कुछ ऐसा बहुत खतरनाक वाला बोल रहा है जो हमारी समझ से बाहर है तो जनरली हम कहते हैं यार उसकी इंग्लिश बहुत हाई फाई है, हाई फाई बंदा है, बेसिकली हमारी समझ के बाहर का है। समझ रहे हो, कोई इंग्लिश ऊपर लेवल का बोले तो अरे बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलता है। सेम कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा 5 क्या चीज है, 7 क्या चीज है उसे नहीं समझ में आ रहा, 12 क्या चीज है उसे नहीं समझ में आ रहा, उसे तो अपनी भाषा आती है। अब उसका काम बढ़ा दिया हम लोगों ने, हम कहते हैं भाई मैं तो अपनी भाषा में लिखूंगा, तुम अपने में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो और फिर मेरी भाषा में बताओ। ये समझ पाना कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो गया, उसका काम बढ़ गया, उसके लिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है और हमारा काम आसान हो गया, हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक हाई लेवल क्लियरिफाई हो चुका होगा, आपको थोड़ा बहुत असेंबली का आइडिया मिला होगा, आपको ASCII कोड के बारे में तो पूरा मालूम चल ही चुका होगा, बाकी आप गूगल कर सकते हो और ये कन्वर्जन्स कुछ मैंने आपको बताए वो। अब
समझते हैं हम प्रिंट एफ क्यों लगाते हैं, स्कैन एफ क्यों लगाते हैं, CLR SCR क्यों लगाते हैं, गेट CH क्यों लगाते हैं। ठीक है, कुछ छूट जाएगा तो आगे की वीडियोस में बता दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल मैं कर रहा हूं इसे इरेज डस्टर यूज करके, और इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें यहां पे और डिटेल में सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। तो अब मान लीजिए ये हाई लेवल लैंग्वेज होता ही नहीं, ASCII कोड अगर होता ही नहीं, हम लो लेवल पे चल रहे होते। कैन यू इमेजिन, प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन है। कैसे ये फंक्शन है, प्रिंट हम लिखते हैं और एफ लिख करके आगे हमारे ये पैरेंथेसिस, जिसको आप राउंड ब्रैकेट्स या गोल वाले ब्रैकेट्स कहते हो, जहां भी आपको ये देखने को मिले दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, आपके काम को आसान कर देता है। ठीक है, अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो a+b लिखोगे आप, उसको प्रिंट करा लोगे, सिंपल सी चीज है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब प्रिंट एफ कैसे काम करता है मुझे नहीं पता। अगर मुझे दो नंबर को ऐड कराना है तो कुछ इस फॉर्मूले से हम मैथ्स में कराते हैं, ये हमने बताया, इससे हमारे दो नंबर ऐड हो रहे हैं। बट सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ लिख देने से कैसे स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ प्रिंट हो रहा है। हम इसका कोड तो नहीं कर रहे ना, इसका कोड 500-600 लाइनों का होता है, 500-600 लाइनों का। कैन यू इमेजिन। तो अगर डेनिस रिचे ने अगर प्रिंटएफ को एक फंक्शन नहीं बनाया होता तो आपको वो 500-600 लाइनें बार बार लिखना पड़ता, और जब तक आपको प्रिंटएफ एक प्रोग्राम में 3-4 बार तो यूज हो ही जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो उतने बार आपको वो 500 लाइनें लिखनी पड़ती। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज कल थ्योरी में दिखाया, प्रैक्टिकल में दिखाया हुआ है। मेक श्योर आप पिछली वीडियो को भी एक बार चेक करो, क्या चीज है वो, कितने लाइनें होती है जो ये प्रिंटएफ करता है। और इमेजिन अगर हम लो लेवल पे जी रहे होते तो प्रिंट का बाइनरी, आर का बाइनरी, इसका बाइनरी, इसका, और जो अंदर हम डबल कोड में मैसेज लिखते हैं उसका बाइनरी कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता अगर ASCII कोड नहीं होता हमारे पास। तो समझ रहे हो इस बात को। इसको एक फंक्शन ही बना दिया कि भाई अगर बार बार ही काम करना है तो मैं फंक्शन बना देता हूं, तुम बस फंक्शन को उसके नाम से बुला लो, अंदर वैल्यूज पास करो और वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कैसे होगा, ये उसने उसके अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब इनको अगर आपको यूज करना है तो अब बताना पड़ेगा ना भाई, इसके जो कोड लिख रखे हैं 500 या 550 जो भी कोड है इसके, वो कहीं ना कहीं तो लिखे हुए हैं, तो वो आपको फोल्डर के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर आपको इसको यूज करना है तो जहां आपने उन कोड को लिख रखा है उस जगह का पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई एक मॉड्यूल बना रखा है क्या, कहता बिल्कुल बना रखा है। वो क्या है, #include ब्रैकेट stdio.h, #include stdio.h जब आप लगाओगे तो ही आप printf को यूज कर सकते हो टर्बो सी के अंदर, और जो भी गिने चुने कुछ और है हमारे पास। अब इनके भी कुछ मीनिंग बनते हैं, #include stdio.h, इसको भी डिटेल में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या किया गया कि इसे 500-550 लाइनों को लिखा गया और इसके अंदर डाल दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि इससे आप सिर्फ प्रिंटएफ यूज कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शन आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये इसका फुल फॉर्म था कि भैया कुछ इनपुट आउटपुट कराना है, स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना है तो ये लगाओगे। इसके अंदर प्रिंटएफ की कोड पड़ी हुई है, इसके अंदर बाकी चीजों के भी कोड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहता कि जब तुम ये लगाओगे और उसके बाद यूज करोगे वो समझ जाएगा कि अच्छा इसका कोड मुझे कहां से पिक करना है। अब ये जो आपका हैश है ना, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर आता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पहले से प्रोसेस किया गया है, ये लगाओगे और कल को अगर प्रिंटएफ लगाओगे सी के कंपाइलर को मालूम पड़ जाएगा इसके कोड है मेरे पास। ठीक है, वरना आपको जैसे दो नंबर को ऐड करने के लिए कोड करना पड़ता है, इसके 500-550 लाइनें लिखनी पड़ती, बार बार लिखनी पड़ती। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको प्री प्रोसेस किया गया है, पहले इसके कोड को चला दिया गया है, प्री कंपाइल्ड किया गया है, प्री कंपाइल्ड किया गया है। ये एरर फ्री है, ERROR, एरर फ्री है। सही से स्पेलिंग लिखोगे तो प्रिंटएफ में कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर आप सारा कुछ सही लिख रहे हो तो पहले से इसको चला दिया गया है
प्री प्रोसेस्ड है, प्री कंपाइल्ड है, एक बार कंपाइल किया हुआ है, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर सारा कुछ सही लिखोगे तो। जनरली मिस्टेक क्या होती है, प्रिंटफ का एफ हम भूल जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपके पास stdio.h नहीं होता तो आपका प्रिंटफ नहीं चलता। 500-550 लाइनें जो कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में दिखाया था वो आपको खुद करना पड़ता। समझ रहे हो इस बात को, कितना ज्यादा लोड बढ़ जाता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब जो दूसरा आपका आता है वो है conio.h। अब ये क्या चीज है conio.h, इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मुझे यहां पे थोड़े से स्पेस की जरूरत है, सो मैं उसको यहां से इरेज कर रहा हूं और आपको होप सो अभी तक stdio.h का थोड़ा बहुत एटलीस्ट क्लैरिफाई हो चुका होगा, जो कि पहले आपको बिल्कुल नहीं मालूम था। आपको बस इतना समझाया गया था कि हाँ भाई आपको लिखना है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको एटलीस्ट अब नहीं करनी है। सो ये मैंने यहां पे कर दिया इरेज। अब देखो आपका अगला आता है आपका हैश इंक्लूड conio.h। इसके फुल फॉर्म की बात करें कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट कुछ टाइप करना है, इन सारी चीजों के लिए आप ये यूज करते हो। खैर और भी बहुत सारे इसके यूज है। तो अगर आप स्पेशली टर्बो सी अगर यूज कर रहे हो या प्लस प्लस यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें यूजर से इनपुट लेना चाहते हो कि यूजर कुछ टाइप करे तो आपको यहां पे ये लगाना पड़ेगा। ये लगाओगे तो जो आपका स्कैनफ फंक्शन है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ेंगे, ये जो है इसकी जो 400-450 या 500 लाइनें लिखी गई हैं उसको इसके अंदर स्पेसिफाई किया गया। अगेन ये प्री कंपाइल्ड है, प्री प्रोसेस्ड है, एरर फ्री है और ये आपका कंसोल इनपुट आउटपुट के थ्रू कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये उसकी डिटेल है। अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, स्कैनफ लगाना चाहते हो तो स्कैनफ क्या चीज है, कैसे काम करेगा, वो इसके अंदर बताया गया है। अब इसके अंदर सिर्फ स्कैनफ ही नहीं है, इसके अंदर आपका गेट ch भी है। अब गेट ch आपके स्क्रीन को रोकने का काम करता है। खैर विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड में ये नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाता है, बट जो आपका टर्बो C++ कंपाइलर है ना, उसके अंदर तो ये कंपलसरी है। नहीं लगाओगे स्क्रीन रुक जाएगा, फिर खामखा आपको Alt F5 दबा करके देखना पड़ेगा। चल जाएगा बिना इसके, कंपलसरी नहीं है, बट Alt + F5 दबाना पड़ेगा आपको, तो जाके आप पिछली आउटपुट को देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको स्कैनफ लगाना है तो ये लगाना पड़ेगा। गेट ch के लिए कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी हैं जो बिना conio.h के भी चला देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हमें एक चीज समझनी थी, ठीक है, तो इसलिए आप यूज करते हो। एक टर्म आपका आता है CLR/SCR। अब ये जो CLR/SCR है ना, इसको हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन। ये हर कंपाइलर के साथ सूटेबल नहीं है, बट टर्बो C++ के साथ ये बेस्ट एग्जांपल होता है आपका। जब आप प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम रन करते हो, ठीक है, स्पेशली टर्बो C++ के अंदर, जो आपके स्कूल कॉलेजेस में भी यही सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज होता है। सो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, मॉडर्न में VS कोड आप बाकी सारी चीजों को यूज कर सकते हो, बट वो अब आउटडेटेड हो चुका है। सो आपके ऊपर कुछ गार्बेज वैल्यूज आ रही होती है, ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर गार्बेज वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। वैल्यूज मैंने बहुत अजीब लिख दिया है, मैं देख पा रहा हूं। खैर गार्बेज वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। कुछ भी कचरा जो आपकी काम की नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, वो गार्बेज कहलाएगी। तो उस वैल्यूज को अगर हमें इरेज करना हो, उस वैल्यूज को अगर हमें हटाना हो, तो उस चीज के लिए हम लगाते हैं CLR/SCR। ये क्या करेगा, उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करेगा जो मैंने खुद टाइप किया है मेरे प्रोग्राम के लिए, किसी और प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम की या खुद से बची हुई चीजों की ये हमें कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम CLR/SCR लगा देते हैं, CLR/SCR हम लगा देते हैं ताकि पिछली गार्बेज वैल्यूज हमारी इरेज हो जाए। तो कुछ ये लॉजिक बनता है हमारा, जो हमारे हाई लेवल को बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। इससे पहले जो मैंने इरेज किया था उसके अंदर मैंने आपको मशीन वाले का थोड़ा सा एग्जांपल दिया, CLR/SCR के बारे में बताया, स्कैनफ के बारे में बताया, प्रिंटफ के बारे में बताया, उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था पहले वो बताया, क्यों हाई लेवल है, कितना डिफिकल्ट हुआ करता था, ये सारी चीजें एक्चुअली क्यों लगाई जाती है, कंपलसरी नहीं है। बिना प्रिंटफ स्कैनफ के भी हम बेसिक सा प्रोग्राम बना सकते हैं, एटलीस्ट टर्बो सी के अंदर वॉइड मेन लगा करके। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आगे क्या चीज है। वॉइड मेन बताने का अभी सही समय नहीं आया है, डिटेल में आपको बताऊंगा। सो ये सारा फंडा है और पीछे इतने सारे डिटेल्स हमारे जुड़े होते हैं।
अगर हमें इन चीजों को यूज करना है, दैट्स व्हाई हम ये सारी चीजें लिखते हैं। इमेजिन अगर ASCII कोड नहीं होता, अगर बाइनरी चीजें हमारे पास नहीं होती, अगर हमारे पास फंक्शंस नहीं होते, CLR SCR, मान लेते हैं इसकी 1000 लाइनें होती, तो जितनी बार गार्बेज एंट्रीज को क्लियर करना है उतनी बार हर प्रोग्राम में मुझे उस 1000 लाइनों को लिखना पड़ता। सी कितना आसान कर दिया गया है हमारे लिए आजकल ये सारी चीजें। स्टिल लोग कहते हैं यार प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता यार, फिर आप शायद गलत जगह पे पढ़ रहे हो। टू बी वेरी क्लियर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा दुख चुका है और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और एक बार जाओ और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करो, बहुत कुछ ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।